अनु कोई नहीं, सॉरी, आई डू दैट अगेन। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोगों से मैंने बोला था कि ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल मोशन। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, पता नहीं क्यों बच्चों को तकलीफ देता है, बट ठीक है। आई बिलीव कि अब के बाद आपको तकलीफ नहीं आएगी। एंड लेट्स, एक सेकेंड बेटा। हाँ ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। काफी हाई वेटेज का चैप्टर है, और अगर मैं एप्लीकेशन वाइज बोलूं बेटा, तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स थे ना, सभी का यूज कर लेगा ये वाला चैप्टर। ठीक है। और आज हमारा डे 11 है नीट की रिवीजन सीरीज पीवाईक्यू जो हमारी चल रही थी। एज ए सेड, नीट पीवाईक्यू सीरीज, नीट की तरफ हमारा 11वां कदम। एंड आज का टॉपिक है बेटा, आज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताऊंगी। आज का टॉपिक ना बहुत लाइट रहेगा, बट इंट्रोडक्शन है, तो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन रहेगा, और आई ट्राई टू एंड अप एट टॉक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ, थोड़ा एक दो क्वेश्चन ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। थियोरेटिकल पोर्शन है, मैंने आपको बताया था कल भी कि इसके पीवाईक्यू सेशन अपन अलग से लेंगे। ठीक है ना, एक सेकेंड। देखो, आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सर्कुलर मोशन आना चाहिए, तो आपको आता है तो मुझे बता दो। मैम पूरा नहीं पता, पर आधा तो आता ही होगा। मतलब इस तरीके से आता है, लाइक एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वाली चीजें। हाँ आता है इतना। ओके चलो ठीक है, एक बार मैं आपको रिकैप दे देती हूँ, इट विल हेल्प यू। देखो, एक सर्कल बनाने की कोशिश की जाएगी, कोई भी बच्चा दांत नहीं दिखाएगा। एक बार में इतना अच्छा, क्या नॉट अ बिग डील, ये तो आम बातें हैं इस क्लास की। चलिए, अब आप एक बात बताओ, जब भी हम सर्कुलर मोशन का जिक्र करते हैं ना, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक सर्कल तो जरूरी आता है। लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार सर्कल होना जरूरी है। एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, एक सर्कुलर शेप ही जरूरी हो। आपको पता है, आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक चिड़िया को देख रहे हो, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी है, ठीक है, और वो चिड़िया लगातार आगे जाए जा रही है। तो क्या आप अगर अपनी मतलब गर्दन सीधी रख के आंख घुमाओगे, तो क्या वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा? होगा। है ना? यस मैम। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन का सिंपल सा मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर ना हो के एक एंगल हो। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा सा इस चीज को इमेजिन करके देखो बेटा। फॉर एन एग्जाम्पल, देखो आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप हो, ये चिड़िया है। अभी ये यहाँ पर है, चिड़िया ऐसे सीधे उड़ते उड़ते देखो यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। अब आप इसको देख रहे थे तो अभी आपकी आंखें ऐसे देख रही थी, जब ये यहाँ पहुंची तो आपकी आंख कैसे देख रही है, जब यहाँ पहुंची तो आपकी आंख कैसे देख रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी इक्वेशन में चिड़िया तो बिल्कुल सीधे गई, राइट? यस मैम। यस, चिड़िया सीधे गई, और बेटा आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े थे, कहीं भी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी जैसा कुछ था ही नहीं। बट स्टिल आप देखिए कि एक एंगल कवर हो रहा था, आपकी आंख एक एंगल ट्रेवल कर रही थी, राइट? राइट राइट Yes, राइट, यस यस मैम। ठीक है। चलिए अब वापस से आ जाते हैं इस बेसिक सी बात पर। आप ध्यान से देखिएगा, एट टी इज इक्वल्स टू 0, लेट्स से एक पार्टिकल बेटा यहाँ पर है, ठीक है, फिर किसी टाइम टी पर वो पार्टिकल लेट्स से यहाँ आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बीच ये एंगल ट्रेवल हुआ, राइट? यस मैम। मान लीजिए कि यहाँ पे आर है रेडियस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर हुआ बच्चे, वो एक्चुअल डिस्टेंस ये वाला चीज था, है ना, ये पोर्शन कवर्ड हुआ, राइट? यस मैम। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ये हो गया रेडियस, ये हो गया एंगल। आई गेस आपने एक चीज मैथ्स में पढ़ी होगी कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस।
आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, और यहाँ से आपको मिल जाता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये एस है लीनियर वेरिएबल, ये थीटा है एंगुलर वेरिएबल, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मुझे लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि मैम डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ये सुनो, यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल। तो हमारे पास था s इज इक्वल्स टू आर थीटा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच एक ब्रिज का काम कर रही हैं। दे आर कनेक्टिंग दीज टू डिफरेंट क्वांटिटीज टुगेदर, राइट? Yes, ओके, ma'am. दैट्स कूल, आपको याद आ गया। अगर आपको इतनी चीज समझ में आती है, इसके अलावा मेरे को एक चीज और आपको बतानी है डिस्कशन में। अब कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। आपको बताइए, आपको क्या लगता है कि सर्कुलर मोशन में कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं? Tangential और centripetal. ओके, दो बोला साक्षी ने, बाकी बच्चे बताओ। मैं इतने सर्कल बनाती हूँ, बोलो। और मैम उनका नेट। ओके वैभव, वैभव के नाम से कौन है? मैम अर्पिता। अर्पिता, ठीक है। देखो बेटा, 4 टाइप के टोटल होते हैं आपके पास एक्सेलरेशन व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर मोशन। सबसे पहला आप लोगों ने बोला सेंट्रीपिटल, और उसको सबसे पहला बोलना बहुत सही है, क्योंकि बेटा अगर वो एक्सेलरेशन ना हो तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन ब्रीथ ही किस बेसिस पे करेगा? अगर उसके पास सेंटर की तरफ एक फोर्स है, ठीक है? तो जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा हो बेटा, दैट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है? चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाओ, जो सेंटर की तरफ आ रहा होगा उसी को आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसके अलावा एक होता है, ये देखो आपको पता है ना वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तब आपके पास एक्सेलरेशन का रोल आता है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देयर आर टू वेज ना इसको चेंज कराने का। या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज करा दूं, या मैं डायरेक्शन चेंज करा दूं, या मैं दोनों चेंज करा दूं। ये सुनो, तो जब मैं खाली इसका डायरेक्शन चेंज करा रही हूँ तो बेटा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कराने लगूं तो आपको टेंजेंशियली भी एक एक्सेलरेशन यहाँ पे दिख जाएगा। यस और नो? यस। है ना? देखो जैसे कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, यहाँ पे 12 मीटर से हो गई, यहाँ पे 9 मीटर से हो गई, आगे 7 मीटर पर सेकंड हो गई, तो लगातार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। तो यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? अब इन 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे यू विल गेट अ वेक्टर एडिशन ऑल्सो, एक ए नेट और मिल जाएगा आपको, राइट? ए नेट। तो बिल्कुल आप लोगों ने बोला था जैसे अर्पिता ने कि आपको एक नेट एक्सेलरेशन मिलता है बिसाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सोचो, एक चीज तो हो गई ये। अब अगर मैं बोलूं कि बच्चे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब भी तो एक एक्सेलरेशन आना चाहिए ना, जिसे आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलोगे। ये सुनो, यस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्कुलर मोशन में यू विल हैव 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। एक हो गया आपका सेंट्रीपिटल, एक हो गया आपका टेंजेंशियल, और एक हो गया बेटा आपका नेट एक्सेलरेशन, और एक हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपको इतना समझ में आता है तो गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन मूव फर्दर। कूल। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, अब स्लाइड पूरी अच्छी कर ही देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, नो डाउट, जैसे कि इसका नाम बता रहा है अलोंग द टेंजेंट होगा, नो इश्यू, इसमें भी हमको क्लियर है। नेट एक्सेलरेशन आपको वेक्टर एडिशन के हिसाब से आने वाला है बेटा, और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे आपका एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे ये हो, ये होते हैं एक्सियल,
एक्सियल वेक्टर्स यानी कि अलोंग द एक्सिस जाएंगे. इज दैट ओके? अब वो स्लाइड आपकी पूरी होती है. समझ में आ गया क्या? यस मैम. ठीक है. अब हम देखते हैं एक चीज, एनालॉजी ऑफ लीनियर वेरिएबल्स एंड सर्कुलर वेरिएबल्स. ये भी आपको रोटेशनल मोशन में बेहद हेल्प करेगी. आपको अंदाजा नहीं है उतना हेल्प करेगी. ठीक है. आपने जो भी चीजें आज तक आपने उसके लिए देखी हैं बेटा, एंगल के लिए, जैसे काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा है ना, आपने न्यूटन्स लॉज पढ़े हैं, जो कुछ भी आपने इन द टर्म्स ऑफ लीनियर वेरिएबल्स पढ़ा है, वही सब कुछ आप एंगुलर वेरिएबल्स पर भी अप्लाई करके देख सकते हो. ठीक है. बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कंडीशंस वगैरह सब सेम हो जाएगा बिल्कुल. तो आपको कोई तकलीफ यहाँ पे आएगी नहीं. जहां भी आपको एंगुलर वेरिएबल्स परेशान करें, कूद के कहां पहुंच जाओ, बोलो. लीनियर वैल्यू. एग्जैक्टली निगम. तो यहाँ आ गया आपका लीनियर वेरिएबल और यहाँ गया बेटा एंगुलर वेरिएबल. ठीक है. अब देखिए लीनियर वेरिएबल्स में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, आपके पास लीनियर वेलोसिटी थी, आपके पास बेटा लीनियर एक्सेलरेशन था, लीनियर फोर्स थी, लीनियर मास था, लीनियर मोमेंटम था. ठीक है. अब इन सारी क्वांटिटीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल गेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क. मास के कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. शुड आई राइट इट लाइक दिस कि भाई ये टॉर्क है, आई गेस इतना हमको पता होगा, है ना. ये वाली चीज में थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट करके चलती हूँ कि ये चीजें आपको पता होंगी. ठीक है, वेरी गुड. अब इन सब के बाद आगे चलिएगा बेटा. आपको इनकी ब्रिजिंग तो पता चल गई ना, कि इनको अगर मुझे ब्रिज करना हो, इनके बीच एक ब्रिज सेटअप करना हो, तो वो S इज इक्वल्स टू आर थीटा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, A इज इक्वल्स टू आर अल्फा से आता है. और एक चीज और याद रखना बच्चे कि ये जो मैंने रिलेशंस यहाँ लिखे हैं ना, ये रिलेशंस स्ट्रिक्टली फॉर सर्कुलर मोशन है. अब आपको कहोगे कि मैम सर्कुलर मोशन क्यों? क्योंकि शायद आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास एक प्रिविलेज थी कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का एंगल था, जो हर जगह मेंटेन्ड था. वो प्रिविलेज आपको हर मोशन में मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं. ठीक है. बट फॉर टाइमिंग आज की क्लास के लिए आप इस चीज को मानकर चलना. और सही बताऊं तो आपकी जो पेपर है उनमें 95% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं. ठीक है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है. यस. अब चलते हैं आगे, और आगे चल के हम पहुंचेंगे कहाँ पे, कहाँ पहुंचे, हाँ, एक इक्वेशन ऑफ मोशंस पर. याद है आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी? यस मैम. इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पढ़ने की कुछ कंडीशंस थी, और वो कंडीशन थी जैसे कि आपने पहले तो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ. b इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये था ना बच्चे? यस. यस. इसकी एक कंडीशन थी, अगर आपको कंडीशन याद हो तो बता दो जरा, क्या थी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. वेरी नाइस अलीशा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. बट अगर मैं बोलूं आपको एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तब मैं क्या करूं? तब कुछ है मेरे पास करने के लिए क्या? एंगुलर वेरिएबल एंगुलर वाले ले लेंगे इक्वेशंस. नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं. एंगुलर क्यों जाएंगे? मुझे तो अभी एंगल के बारे में चलो जानना ही नहीं. लीनियर वेरिएबल्स बताओ ना. मैंने आपको बोला लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्या तब डीलिंग का कोई तरीका नहीं है? हाँ, सोचो. मैम तब तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं ना. एग्जैक्टली अलीशा. तब हम लिखेंगे कि v हो जाएगा ds बाई dt और एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, है ना. इस dv बाई dt को आप ऐसे भी लिख सकते हो, dv और dt अलग अलग लिख दिया, और ds से आप मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करा दीजिएगा, तो यू विल गेट ds बाई dt वुड बी v एंड dv बाई ds. ठीक है. आपको तो ये दो रिलेशन आ जाते हैं एक्सेलरेशन के, एक ये वाला और एक ऊपर वाला बेसिक वाला. तो बेटा ये जो आपकी डेफिनेशंस है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब भी चलेगा, वेरिएबल हो तब भी चलेगा. ये मतलब 100% अनकंडीशनल वाला चीज है ना. ठीक है. तो आपको ये चीजें पता है. अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि यू कैन यूज दीज इक्वेशंस फॉर एंगुलर ऑल्सो, तो मजा नहीं आ जाएगा कि हम ये सारी चीज एंगुलर के लिए भी यूज कर पाएंगे. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी.
थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. Omega final square is equals to omega initial square plus 2 alpha theta. And again the condition is same if alpha is constant. ठीक है. और अगर मैं कहूं कि what if alpha is not constant, तो भी तो डरने की बात नहीं है. तो भी तो we can write कि omega is equals to d theta by dt. तो भी I can write alpha is equals to d omega by dt. तो भी I can write कि d omega d theta multiplied by d theta by dt, and I can write it as ओमेगा टाइम्स ऑफ डी ओमेगा. एक मिनट बेटा. ओमेगा टाइम्स ऑफ डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं तब भी? यस. तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा. ये आपकी कितनी हेल्प करेंगे आप खुद बताओ. हमको भले ही एंगुलर वेरिएबल से चिढ़ हो, बट लीनियर वेरिएबल्स तो हमने कितना डील किया है. तो ये तो बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ गए हम अपने. राइट. वेरी गुड. एक बेसिक चीज और है. जिस तरीके से मैं आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दे दूं और आपसे वेलोसिटी का जिक्र करूं, तो आप मुझसे कहोगे कि मैम इस चीज को करने के लिए तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? ये तो बोलोगे. अगर मैंने आपको वेलोसिटी दे रखा है और मैं आपसे ओमेगा की सॉरी एक्सेलरेशन की बात करूं, तब भी तो आपका कहना यही होगा कि मैम आप इसको डिफरेंशिएट कर दो. यस मैम. है ना? सिमिलरली अगर मैंने आपको एक्स दे रखा हो, ए के बारे में पूछूं, तो डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे. वहीं पे मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको ए दिया हुआ है, मुझे वी के बारे में जानना है. जैसे कि आपको दिख, बिल्कुल ये एरो भी उल्टा हुआ और इसका प्रोसीजर भी उल्टा हो जाएगा कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे. सिमिलरली मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो भी आप इंटीग्रेशन करोगे. यस और नो? Yes. यस. Yes, तो ma'am. सेम बच्चा यही चीज आप थीटा, ओमेगा और अल्फा के लिए भी करना. अगर थीटा आपको गिवन है, ओमेगा पूछ रहा है डिफरेंशिएट, ओमेगा गिवन है, अल्फा पूछ रहा है डिफरेंशिएट, अल्फा गिवन है, ओमेगा पूछ रहा है इंटीग्रेट, ओमेगा गिवन है, थीटा पूछ रहा है इंटीग्रेट. क्या समझ में आई ये वाली चीज भी? हाँ. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन दूं इस बात पे? Yes. ठीक है. वेरी नाइस. चलिए आ जाइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं. क्वेश्चन है कि इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4. अगर आपको ओमेगा टी स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालिए एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. और बेटा आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि एट थीटा वुड बी 0 एट टी इज इक्वल्स टू 0. ये आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है. दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कि कितने चक्कर वो मार लेगा इन 2 सेकेंड्स. आपको क्वेश्चन समझ में आया? ओके. तो अभी टाइम हो रहा है बेटा आपके पास 19:24. यू हैव 2 minutes टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस. ठीक है, देन आई विल आस्क. एक मिनट रुकिएगा.
चलिए बताओ साक्षी बेटा क्या आंसर आया आपका? मैम पहले का तो 2/3 आया और दूसरा वाला नहीं। ओके, मैम और किसी का आंसर नेटवर्क आया? स्लो हो गया था। क्या स्लो हो गया था? अरे मतलब क्लास ही कट हो गई थी नेटवर्क की वजह से। अच्छा अच्छा, तो आप चलो 1 मिनट और ले लो, फटाफट से बताओ अलीशा। साक्षी एक बार देखना बेटा, ओमेगा का वैल्यू सही से करो, थीटा वो नहीं आएगा। मैम तो एक मिनट 10.66 बस। आ रहा है। क्या आ रहा है अरी? 10.66। थोड़ा उसको नॉर्मल बताना, मतलब फ्रैक्शन वाली फॉर्म में बताओ। मैम 32/3। 32/3, यस कुंजन, वेरी नाइस। कुंजन का आंसर सही आ गया, दैट्स मैम व्हाई आई एम सेम आ सॉल्विंग। रहा है मेरा भी वही। मैम अच्छा आ आपने गया वो 32/3। मैम पॉइंट में बोला हाँ था। जी बेटा, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं तो हम थीटा अपॉन में 2 पाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला है, वही तरीका है। लेकिन फिलहाल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे ना, फाइन थीटा भी आपसे बोला गया निकालने हाँ को। तो थीटा 32/3 आ रहा है। एग्जैक्टली देखो बेटा, यहाँ पर आपको ओमेगा गिवन था और आपसे थीटा पूछ रहा था, तो ये इंटीग्रेशन के रास्ते आएगा ना, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप ओमेगा को लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से अगर मैं आपसे डी थीटा पूछूं तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा डी टी, राइट। अब आप इसमें इंटीग्रेशन रन कराओगे, तो इसी के लिए तो आपको इनिशियल कंडीशन दी थी। क्या बोला? अगर टी का वैल्यू 0 तो थीटा भी 0 है। टी का वैल्यू 2 सेकंड है, तो वही तो हमें चाहिए, थीटा कितना होगा निकालते हैं। तो यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा का आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिएगा बेटा 0 से लेके 2 तक, यू विल गेट टी क्यूब बाई 3 प्लस 4t स्क्वायर, राइट। 0 से लेके 2 तक आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ थीटा। तो थीटा आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 8/3 प्लस 8 विच वुड मैम आई बिकम। थिंक टी स्क्वायर नहीं आएगा। यस मैम। 4t नहीं स्क्वायर। आएगा। क्या क्वेश्चन था? टी स्क्वायर प्लस 4, तो टी स्क्वायर के हिसाब से तो टी क्यूब बाई 3 आना चाहिए ना। मैम 4 के साथ 4t, t आएगा ना, सिर्फ t स्क्वायर नहीं okay आएगा। okay okay, got it. So basically it would become 8/3 plus 8 and it will give you 32/3 रेडियन, क्योंकि आप जब t का जगह 0 पुट करोगे तो इट विल गिव यू 0, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालें। तो थीटा बाई 2 पाई इज अ फॉर्मूला, बट हाउ वुड वी गेट दैट, कैसे वहां तक पहुंचे? तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, आप 360 डिग्री घूम जाते हो ना, यानी कि 2 पाई रेडियन घूम जाते हो ना एक रिवॉल्यूशन में। यस मैम। मैं अगर आपसे 1 रेडियन के बारे में बात करूं तो आप मुझे यही तो बोलोगे कि मैम इट वुड बी 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा कि मुझे कोई भी एंगल मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे एक जर्नल फॉर्मूला निकालना है, तो आप बोलोगे इतनी देर में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे मैम वो हो जाएंगे थीटा बाई 2 पाई, बट मेक श्योर कि ये थीटा आप रेडियन में पुट करो, राइट। तो इस हिसाब से आपने अभी जो थीटा कैलकुलेट किया 32/3, आप उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर एज 16/3 पाई। अब अगर क्वेश्चन आपसे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन बोले कि भैया पाई का वैल्यू पुट कर दो, तो वो काम बात की बात है, बट फिलहाल दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आता है? यस मैम। पक्का? ओके। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक बात बताओ, अगर मुझे कहीं पर डायरेक्शन ऑफ मोशन जानना हो, इफ आई वांट टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हाट शुड आई डू? कहाँ से मैं ये पता लगा सकती हूँ? क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से पता लगाऊं, क्या मैं इसको वेलोसिटी की हेल्प से पता लगाऊं, या एक्सेलरेशन की हेल्प से पता लगाऊं? ये चीज आप मुझे सोच के थोड़ा सा बताइएगा। मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी। ओके, तो सुंडूस वेलोसिटी की वजह से क्यों, डिस्प्लेसमेंट से क्यों नहीं, या एक्सेलरेशन से क्यों नहीं? मैम क्योंकि हमें सिर्फ एक्सिस का पता चलता है उसमें, और ये नहीं पता चलता कहाँ पर है वो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वेरी नाइस, एग्जैक्टली बढ़िया। नहीं कशिश, स्केलर क्वांटिटी तो मतलब कोई भी नहीं है ना, इनमें सारे ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। द
दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करिए तो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है। बेसिकली इट विल डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली ना। तो अगर मैं आपको सोचूं, मैं आपको ऐसे बोलूं कि x-5 है, हाँ, तो ये अगर मैंने ओरिजिन बोल दिया तो इसके रिस्पेक्ट में -5 है ना। अब यहां से ये कैसे पता चलेगा कि ये टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स जा रहा है कि टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स जा रहा है? क्योंकि बाय द नोशन आई नो दिस थिंग कि अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स की तरफ तो नेगेटिव, पॉजिटिव वाई की तरफ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाई की तरफ है तो नेगेटिव। ये चीज होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये चीज मुझे डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बता पाएगा। एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताएगा कि घट रही है या बढ़ रही है ना। तो मुझे वेलोसिटी ही है एकमात्र ऐसा वेरिएबल जो मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा बेटा। अगर मैं उसको लिख रही हूँ -2 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे पता है बॉडी जहां कहीं भी है, लोकेट करना डिस्प्लेसमेंट का काम जरूर हो सकता है, पर बॉडी जहां कहीं भी है वो वहां से नेगेटिव एक्स में जा रही है। समझ रहे हो? तो ये श्योरिटी मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं दी। अमन, मैं ये कह रही थी कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, displacement, velocity and acceleration. Only velocity can give me the direction of motion. If I want to know about the direction of motion, then I have to analysis the velocity. ठीक है? Even if you said कि मैम displacement is negative of 5, तो वो किसी origin के corresponding respect में होगा। क्यों? क्योंकि displacement एक state function है जो initial और final state के बीच की बात है। ठीक है? एक्सेलरेशन एक रेट है, लेकिन वेलोसिटी आपको डायरेक्शन देता है, क्योंकि वो ही आपके मोशन से बेसिकली एसोसिएट ज्यादा कर रहा है। और वैसे मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव हमने यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है, तो वेलोसिटी विल गिव अस द बेटर आइडिया। अब एक चीज मुझे और बताओ, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई मोशन रिटार्डेड मोशन है कि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? या क्या एक चीज जरूरी है या 2 चीज जरूरी है? क्या आपको लगता है? तो हम तो ये देखते हैं ना, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेट करेगी, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो रिटार्ड करेगी। वेरी नाइस, एक्चुअली शी सेड इट करेक्टली। बिल्कुल सही बोला अलीशा ने कि भाई सिंपल सी बात है, हम देखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की साइन। खाली वेलोसिटी या खाली एक्सेलरेशन के बेसिस पे आप नहीं बता सकते। अगर दोनों के साइन, देखो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर बेटा सेम है तो सिंपल सा मतलब है कि वो एक्सेलरेटेड है, अब चाहे नेगेटिव नेगेटिव ही क्यों ना हो। अगर बॉडी इधर मूव कर रही है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो क्या ही दिक्कत है, एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो, है ना। और अगर वो अपोजिट साइन दिखा रहे हैं तो वो रिटार्डेड मोशन ही है। ये चीज बस बेसिक थी, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने डिस्कस कर दी। चले आगे। चलिए, ये सब ना बेसिक बातें थी जो हमको पता होनी ही चाहिए थी व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर। अब बात करते हैं, देखो आपका ये जो चैप्टर है ना रोटेशनल मोशन, लेट मी डू अ थिंग, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ नीट वाला। ये देखो, ये आपको दिख रहा है रोटेशनल मोशन यहाँ पे। यस, अगर आप ध्यान से देखो तो रोटेशनल मोशन बेटा हमारे यहाँ पे एक तो सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन लेकर आएगा, और एक डिस्कशन इसका रहेगा रोटेशनल मोशन का। बेसिकली ये जो रोटेशनल मोशन है ना, ये इसका हैशटैग है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जब आप बात करोगे तो आपको कैलकुलेशन आएंगी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब जो चीजें हैं ये बेटा आपकी नॉर्मल वाली चीज है, मतलब ये आपकी इधर भी काम आएंगी सेंटर ऑफ मास वाले डिस्कशन में, और इधर भी रहने वाली है। तो बेसिकली मैं अपना ये जो चैप्टर है, हमारा जो डिस्कशन है, ये 2 ही पार्ट में लेके चलेंगे। एक सेंटर ऑफ मास के टाइटल से जाएगा और एक रोटेशनल मोशन के टाइटल से जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन पर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? और बिल्कुल मैं ना कुछ भी चेंज नहीं करने वाली, ये नीट का सिलेबस है हमारा, ठीक है, एक्सेप्टेड है, फाइनली हमारे सामने है जिस फॉर्म में, उसी में चलेंगे। सेंटर ऑफ मास एक एक टॉपिक करते चलेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे, रिजिड बॉडी पे जाएंगे, ठीक है, फिर रोटेशनल मोशन पे एंटर करेंगे। ऑल्दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ना ये आप कर चुके हो, ये जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई हैं ये सारी की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन का, ठीक है, इसके अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पर करने को। इज दैट ओके? ये एक्स्ट्रा आगे अपने आप हो जा रहा है, बट ये मेरा पार्ट नहीं है। यस, चलिए अब आ जाइए सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है।
थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा रिजिड बॉडी आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर करेंगे आज का खत्म, क्योंकि मैंने आपको बोला था लास्ट हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें अपन इसको लेके जाएंगे आगे, तो ये तो हमें एक एक्स्ट्रा मिल गया है। रिजिड बॉडी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को बता पाओ तो ज्यादा अच्छा है, फिर मैं बताऊंगी रिजिड बॉडी क्या होता है। कोई आइडिया दो? शेप चेंज नहीं करता। फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज नहीं होता मैम। एग्जैक्टली और थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना चाहोगे? और इसका एग्जांपल है कॉर्ड्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद भी नहीं चेंज होता। इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता। शेप रीगेन कर लेता ओके है उस पे। मैम ओके मैं बोलूं? तो हाँ जी बेटा बोलो। मैम इंग्लिश में बोलूं? हाँ जिसमें मर्जी बोलो। If the distance between different pairs of particles of a body do not change, then it's a rigid body. ओके सो अनु ने बिल्कुल सही बोला। अब आप लोग ऐसे में बोला, मैंने वो 3 इडियट वाली बात करी है कि एक बच्चे ने इंग्लिश में बोल दिया इसलिए मैंने उसको हाँ बोला कि सब कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली शी कवर्ड द एंटायर पार्ट ऑफ दैट डेफिनेशन रिजिड बॉडी का। कभी वो मैम मुझे चतुर हिंदी ना थोड़ी नहीं कम नहीं दैट्स आती है। कूल, अरे नहीं दैट्स फाइन, तुम्हें समझ में आ जाता है और तुम्हें दिक्कत हो तो मतलब मैं इसको ज्यादा इंग्लिश में ले जा सकती हूँ, ठीक है, उसमें मुझे बता देना। नहीं मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ठीक है। ये भी तो बोली पर उसने इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में बोला। नहीं नहीं वो वाली बात नहीं है कि कॉपी बोला उसने, वो जर्नल को ऐसे डिफाइन कर दिया, बट एक्चुअली शी सेड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ध्यान से सुना हो, शी सेड कि नो मैटर हाउ मच फोर्स यू अप्लाइड, ठीक है, नो मैटर हाउ मच फोर्स यू अप्लाइड, बट the distance between two internal points of the body will not change. क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास जो रेगुलर बॉडीज होती हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स में वो भी चेंज नहीं होती हैं, बट एटॉमिक लेवल पे जरूर डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो इसीलिए ये इंटरनल पॉइंट वाला बात बोलना जरूरी था जो कि अनु ने बोला था, ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड कि उसने सही बोला, कंप्लीट बोला, आप लोग भी सही बोल रहे थे बट कंप्लीट नहीं बोल रहे थे, तो ये जिक्र एक जरूरी पॉइंट है, ठीक है। और बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक आइडियल बॉडी है, आप कोई भी बॉडी उठा लो एटॉमिक लेवल पर तो जरूरी उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, इट्स एन आइडियल कॉन्सेप्ट, ओके। अब आ जाइए रिजिड बॉडी से आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे, एंड देन वी विल एंटर इन सेंटर ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, बेटा टाइप्स ऑफ मोशन में मैं आपको 3 टाइप के मोशन बताऊंगी, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन में अपन 3 टाइप के मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा बेटा ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होगा आपके पास यहाँ पढ़ने को रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के बाद हम जो तीसरी चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज योर प्लेनर मोशन, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्लेनर मोशन। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो इसमें से ना सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रोटेशनल मोशन ही है, क्योंकि रोटेशनल मोशन हमको हमारा टॉपिक है, रोटेशनल मोशन मेन पॉइंट है ये, बस स्टिल ट्रांसलेशनल मोशन में भी हमें 2 टाइप पढ़ने हैं, एक होगा आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन और एक होगा आपका यहाँ पे T.M लिख दूं, आप समझ गए ना ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पे हो जाएगा कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, इस तरीके से पढ़ता है, जितना सिंपल मैंने भी बताया है उतना ही सिंपल ये हो जाएगा। सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन को देखते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन विल लुक लाइक दिस, जैसे कि अगर आपके पास सपोज ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडीज ऐसी बनाई जाती है, मत बोलिएगा कि मेरी ड्राइंग खराब है, ठीक है, और सोचो ये बॉडी एट सम टाइम लेट्स से 0 यहाँ पर है, किसी टाइम t पे वो बॉडी आपकी ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है, t इज t पर। अब मैंने इस बॉडी में कुछ इंटरनल पॉइंट्स आपके लिए मेंशन कर दिए, जैसे कि लाइन समझ लीजिए, इस पर एक लाइन मैंने A, एक यहाँ पर B और एक यहाँ पर C पॉइंट मेंशन कर दिया, दिख रहा है क्या सबको? हाँ यस मैम। यस। अब मैंने क्या देखा कि ओवर द टाइम मैंने इसकी ट्रेजेक्टरी को नोट किया एंड आई से कि भाई इस तरीके से ये पॉइंट A यहाँ पहुंच गया, इस तरीके से पॉइंट B यहाँ पहुंच गया और इस तरीके से पॉइंट C यहाँ पहुंच गया। अब देखो मोशन हुआ है तो फोर्स वगैरह लगी होगी, पर इंटरनल पॉइंट्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई चेंज आया नहीं है ना, तो ये रिजिड बॉडी है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये सारी स्ट्रेट लाइंस है और पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी रही आपकी और पैरेलल रही एक दूसरे के,
तो बेटा जब आपके पास स्ट्रेट लाइन और पैरेलल ट्रैजेक्टरी है तब आप बोलोगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब सोचो मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, एट टी इज इक्वल्स टू 0 वो यहां पर है, एट टी इज इक्वल्स टू टी वो यहां पहुंच गई। अगेन मैंने कुछ पॉइंट्स जो है उसमें मेंशन करे हैं, ठीक है, मैंने उन पॉइंट्स को मेंशन कर दिया, जैसे कि ए, जैसे कि बी और जैसे कि सी, ए की लाइन पे पड़ रहे पॉइंट्स हैं। तो मैंने देखा कि इस बार जो ए है वो कुछ ऐसे गया, जो बी है वो कुछ ऐसे लहराता हुआ गया, एंड सी भी ऐसे ही लहराया है। ठीक है, ए बी एंड सी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी हमारे पास क्या है बेटा, ट्रेजेक्टरीज तो पैरेलल है ना, ट्रेजेक्टरीज आर स्टिल पैरेलल बट Yes, ma'am. कर्व है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कर्विलीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टाइप के मोशन के बारे में, विच इज योर मैम, एक बार रोटेशनल पीछे वाली मोशन। साइड दिखाना। हाँ जी बेटा, एक मिनट, बस एक मिनट हेडिंग डालूं फिर चलते हैं पीछे। रोटेशनल मोशन देख लीजिए, जब हो जाए तो मुझे बता देना। मैम हो गया। दैट्स कूल। चलिए अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में एक आपको बॉडी दिखाती हूँ मैं यहाँ पर, एक ये बॉडी है, ठीक है, इस पे मैंने ये जो एक पॉइंट है ऐसे समझ लो, मैंने यहाँ पे एक नेल मतलब फिक्स कर दी है। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, आपको बुक में ना ये पॉइंट एज अ फिक्स्ड पॉइंट देखने मिलेगा। इसको कई बार पिवटेड पॉइंट भी बोल दिया जाता है, इसको कई बार हिंज्ड पॉइंट भी बोल दिया जाता है। तो बेसिकली ये सब का मतलब एक ही है, यानी कि आप ऐसे समझ लो आपने किसी बॉडी में कील ना गाड़ दी है, तो अब ये वहां से फिक्स हो गया, अब यहाँ से हिलेगा नहीं पॉइंट ए। तो क्या होगा कि इससे हमने एक एक्सिस पास, एक एक्सिस समझ लीजिए कि इसके अबाउट ऐसे ये बॉडी घूमने वाली है, ये सुनो, राइट। तो मैंने क्या करा कि यहां से एक ना ऐसे लाइन खींची और इस पे कुछ पार्टिकल्स आपको मेंशन करके दिखा दिए। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा देखो एक पार्टिकल ए तो यहीं पर है, एक पार्टिकल बी हो गया, ये पार्टिकल सी हो गया और ये एंड में आप पार्टिकल डी मान लो। अब कुछ टाइम बाद ये घूमा, तो घूम के मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा लाइन का डायग्राम बना रही हूँ, आप समझ जाओ कि बॉडी भी यहीं पर आ गई होगी ना घूमकर, राइट। इमेजिन हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पॉइंट बी जो है वो घूमकर यहाँ पहुंच गया होगा बी प्राइम पर, सी यहाँ पर पहुंच गया होगा सी प्राइम पर, और डी यहाँ पहुंच गया होगा डी प्राइम पर। यस और नो? Yes, ma'am. राइट। अब आप ध्यान से देखो तो हर एक पार्टिकल ने एक अलग अलग लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। अगर मैं डिफरेंट क्वांटिटी की बात करूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट सभी का अलग है। यस और नो? अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो पॉइंट ए तो बिल्कुल ही मूव नहीं किया, पॉइंट भी थोड़ा सा मूव किया, पॉइंट सी और ज्यादा मूव किया, पॉइंट डी सबसे ज्यादा मूव किया। यस और नो? Yes, ma'am. यस। अगर इनमें डिफरेंस लीनियर डिस्प्लेसमेंट का है तो मुझे ये बताइए कि इनमें सेम क्या है, क्या चीज सेम है यहाँ पर, सोचो और बताओ। मैम जो ये एक्सिस बनाई है आपने, ओके, थीटा। एनीथिंग? क्या अर्पिता? थीटा वेरी गुड, एंगुलर वेरी गुड, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा आप ये देखो कि सभी ने थीटा एंगल ही तो कवर किया, चाहे वो बी से बी प्राइम हो, सी से सी प्राइम हो, डी से डी प्राइम हो, यानी कि सभी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या था, सेम था। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम मतलब एंगुलर वेरिएबल सेम है ना, मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था। इसकी वजह से एक्सेलरेशन सेम, और सभी का डिस्प्लेसमेंट अलग लीनियर, तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एंगल्स, वो एक्सेलरेशन सब अलग। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सी बात आप लोगों के सामने आने वाली है कि रोटेशनल मोशन को ना हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि रोटेशनल मोशन इज द कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज द कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। हर एक पार्टिकल बी सी डी, कोई भी पार्टिकल ये क्या कर रहा है,
सर्कुलर मोशन कर रहा है एक डिफरेंट रेडियस का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या दिख रहा है हमको ये वाली चीज? पक्का? Yes. Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आप इसको याद रखोगे कि रोटेशनल मोशन हमेशा आप कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन के हिसाब से जानो। अच्छा, ये थैंक यू स्लाइड आ गई, ऐसे कैसे थैंक यू कर दें हम? प्लेनर मोशन भी चाहिए था हमको, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे दिखा दूं, फिर आप उसको वो कर लेना एक साथ, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड करके लिख देती हूँ, एक सेकंड रुकना बस। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक सेकंड रुकना बेटा। ये है हमारे पास, एक सेकंड। तो S इज इक्वल्स टू आर थीटा आपके पास आ गया था, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा था, A इज इक्वल्स टू आर अल्फा था। इसको डिफरेंशिएट करोगे ये मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये मिल जाएगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट था। अभी वाली पूरी स्लाइड हमारे पास आ गई, तो मैं इसको लिख देती हूँ हैशटैग लास्ट स्लाइड, ठीक है? तो बेटा प्लेनर मोशन का हमें डिस्कशन करना था, ठीक है? प्लेनर मोशन, इसको समझने का सबसे सिंपल सबसे सही तरीका है कि आप इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल दिमाग में रखो, एंड दैट इज रोलिंग ऑफ अ व्हील, है ना? रोलिंग ऑफ अ व्हील, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप सिंपल सी बात समझो, जैसे कि मैंने एक सड़क बनाई है, थोड़ी सी रह गई, अब पूरी बन गई, ठीक है? सड़क है ये हमारे पास। अब सड़क पर एक व्हील है। अब आपको एक चीज तो पता है ना भाई कि ये व्हील आगे भी बढ़ता है और ये व्हील घूमता भी है ना? अगर खाली वो घूमते रहेगा तो फिर फायदा क्या है? फिर तो हम एक ही जगह खड़े होके मतलब खड़े रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर ये खाली सीधा ही चलता रहे तो हमको ही फोर्स लगाना पड़ेगा, घूम नहीं पाने का है, राइट? तो ऐसे ये चीजें हैं। तो अब बेसिकली हाँ, अब देखो मैं एक छोटे छोटे पॉइंट पे ना, इसका बीच बीच में आप ऐसे सोच लो कि मैंने फोटो खींच के आपको दिखा दिया है, पॉइंट भी मैंने मार्क कर दिया था व्हील पे, ये बीच बीच का आपने कोई कोई इंस्टेंट उठा लिया है, और ये फाइनल वाला समझ लो। फाइनली मैंने क्या देखा कि ए पॉइंट तो वहीं का वहीं था, लेकिन बी पॉइंट ग्राउंड को टच कर गया, जो ऊपर था वो बॉटम पर आ गया, राइट? तो अब आपको पता है ना कि बीच बीच में क्या हुआ होगा, ये बी पॉइंट कुछ यहाँ पहुंच गया होगा, है ना? कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया होगा, और फिर ऐसे आते आते फाइनली यहाँ पर आ गया होगा। यही तो हुआ होगा, यस मैम। राइट? आप अगर इसके अलोंग एक ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करो, इट वुड लुक लाइक दिस, कि यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे 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 आ गया। तो यही तरीका आपको बताता है कि प्लेनर मोशन कर रहा है। प्लेनर मोशन बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, प्लस रोटेशनल मोशन, इस तरीके से। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। कई बार ना आपको देखो फोटो में ऐसा भी दिखाया जाएगा, ये दिखा देंगे ट्रांसलेशनल मोशन का, एक ऐसा एरो दिखा देंगे रोटेशनल मोशन का, तो आप समझ जाइएगा दिस इज द साइन ऑफ प्लेनर मोशन। चलेगा? ठीक Yes, है। ma'am. फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी आई गेस ट्यूसडे को, राइट? यस मैम। Yes. थैंक गॉड, एक बार मैंने सही बोला। तो जो ट्यूसडे को क्लास होगी उस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसके फर्दर आगे। नहीं नहीं, पीवाईक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास, यस and मैम। we will try to go with torque and with the basically we will follow the NEET का syllabus, ठीक है?
अगर आपको मेरे को 2 दिन भी एक्स्ट्रा इसमें जा रहे हैं ना थ्योरी के, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। एंड प्लीज डू नॉट लीव द क्लास, एक बार फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है? आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड विल शेयर द लिंक। इज दैट ओके? Oh. Yes, ma'am. ओके, धन्यवाद।